अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है नैयर अब्बास और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.15 के बारे में। ये एक्सरसाइज टैक्स से रिलेट करती है। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि ये टैक्स क्या है। अगर हम इसको एग्जाम्पल की मदद से समझें तो हमें अच्छे से समझ में आएगा। अब देखें, हम अपने मुल्क में रहते हैं, प्यारे पाकिस्तान में। तो हमारे पास एक फ़ौज है जो हमारी हिफाजत करती है बॉर्डर पे दुश्मनों से लड़ के। अगर हम मुल्क के अंदर बात करते हैं तो हमें एजुकेशन फ्री मिलती है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट के स्कूल में चले जाएं तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाता है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में चले जाएं तो आपको आपका फ्री इलाज होता है। तो इस तरह की ये जो सहूलियात हैं, ये सहूलियात हमें कैसे मिलती हैं? अब देखें, ये सब कुछ जो हो रहा है इस पे पैसे तो ज़रूर लगते हैं। अब देखें, फ़ौज जो है, फ़ौज आपकी हिफाजत कर रही है, लेकिन फ़ौज को तनख्वाह मिलती है, वो कहाँ से मिलती है? अगर हॉस्पिटल्स के अमले को जो है तनख्वाह मिलती है, वो कहाँ से मिलती है? अद्वियात का जो खर्च होता है वो कहाँ से आता है? स्कूल की बात करें तो स्कूल टीचर्स को जो पेंशन, जो तनख्वाह मिलती है या पेंशन मिलती हैं, या फिर आपकी जो बुक्स आपको मिलती हैं, इसका सबका खर्च कौन बेयर करता है, कौन बर्दाश्त करता है? तो कभी आपने ये सोचा है? ये सब पैसा टैक्स की मद में इकट्ठा किया जाता है और फिर इन सब चीज़ों पे लगाया जाता है। तो अब ये टैक्स क्या है, इसको हमें थोड़ा बहुत समझ में आ गया कि ये टैक्स क्या है। एक ऐसी रकम है जिससे ये सारे काम चलते हैं। अब ये टैक्स कहाँ से लिया जाता है? ये टैक्स लिया जाता है आवाम से, ठीक है, पब्लिक से। जो किसी भी कंट्री में आवाम रहती है, जो जो लोग रहते हैं, वो अपनी हुकूमत को पे करते हैं, ठीक है, हुकूमत को पे करते हैं और उससे वो सब कुछ चलता है, ठीक है, उससे उस मुल्क का सारा निज़ाम चलता है। तो वो बेसिकली मेन क्या है, जो चीज़ चला रही है वो टैक्स है। आवाम पे करती है हुकूमत को और हुकूमत उस पैसे को मुख्तलिफ चीज़ों पे लगा के उस मुल्क को चलाने की कोशिश करती है। तो ये एक सिंपल सी कहानी है टैक्स की। अब हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर बुक में अगर हम देखें तो हमें टैक्स की जो डेफिनेशन है वो मिल गई है। कह रहा है कि अ टैक्स इज एन अमाउंट दैट गवर्नमेंट इम्पोज ऑन पब्लिक टू गिव देम फैसिलिटीज लाइक एजुकेशन, हेल्थ, सिक्योरिटी, जस्टिस, रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, ईटीसी। मतलब इसके अलावा क्या मतलब हुआ कि कोई भी गवर्नमेंट जो पब्लिक से पैसे लेती है, ठीक है ना, उन पे उनसे क्या करती है, उस पे पैसे लागू करती है या उनसे कोई चीज़ें पैसे लेती है, किसके बदले में? उसके बदले में जो उन्हें वो फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। मतलब एजुकेशन हो गई, उसकी हेल्थ हो गई, मतलब हॉस्पिटल्स बनाए जाते हैं, सिक्योरिटी हो गई जिस तरह से फ़ौज हो गया, जस्टिस हो गया जिसमें अदलिया आ जाता है, जो हमें इंसाफ देता है कि अगर कोई गलत काम करता है या कोई किसी के साथ ज़्यादती करता है तो उसके बदले में हमें इंसाफ मिलता है। उसके बाद रोड्स हो गए, इलेक्ट्रिसिटी हो गई। तो ये सब सहूलियात जब हुकूमत देती है आवाम को तो उसके बदले में वो उनसे पैसे चार्ज करती है। वो पैसे जो होते हैं वो पैसे टैक्स कहलाते हैं, ठीक है। इन सब सहूलियात के बदले में जो रकम ली जाती है, हुकूमत जो पब्लिक से पैसे लेती है, उसको हम टैक्स बोलते हैं। और टैक्स जो हैं बहुत सारे एग्ज़ाम के होते हैं। लेकिन अगर हम मेनली बात करें तो मेनली हमारे पास टैक्स की टू टाइप्स हैं, ठीक है। एक आपके पास है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। अब ये डायरेक्ट टैक्स क्या है? कि अ टैक्स इन विच द टैक्स पेयर पेज डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट। ऐसा टैक्स है जो डायरेक्ट गवर्नमेंट को टैक्स पे करने वाला पे करता है। मतलब कोई शख्स डायरेक्ट जो है हुकूमत को पैसे देता है, उसको हम डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर इनकम टैक्स हो गया, ठीक है, और प्रॉपर्टी टैक्स हो गया। इनकम टैक्स क्या होता है कि आपके पास जो इनकम है, आपकी इनकम ज़्यादा है थोड़ी। यहाँ पर हम देखेंगे कि इनकम कितनी पे टैक्स जाके लगता है और कितनी पे नहीं लगता। कि आपकी इनकम अगर ज़्यादा है तो आप अपनी इनकम में से कुछ हिस्सा हुकूमत को देते हो। कि आप लेट से आप 50 लाख कमा रहे हैं, 60 लाख कमा रहे हैं, ठीक है ना। तो 50-60 लाख आप कमा रहे हैं तो उसमें से कुछ रकम आप हुकूमत को देते हो। कि इतना ज़्यादा कमा रहे होते हैं तो वो उसमें से कुछ पार्ट हुकूमत को दिया जाता है। इन द सेम केस प्रॉपर्टी टैक्स होता है कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है तो आपको सालाना बेस पे कुछ पैसे हुकूमत को पे करने होते हैं। अब ये बात की बात है कि कितने करने होते हैं, लेकिन पैसे आपको पे करने होते हैं। तो इस तरह की जो डायरेक्ट एक शख्स
हुकूमत को पे करता है उसको हम डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। इन सच टैक्सेस आर चार्ज ऑन गुड्स एंड सर्विस आर ऑन कमोडिटीज। मतलब ये हुआ कि ये ऐसे टैक्स हैं जो डायरेक्टली किसी शख्स से नहीं लिए जाते बल्कि चीज़ों की मदद में लिए जाते हैं। कोई चीज़ें जिस तरह से हम कोई चीज़ खरीदते हैं, लेट से हम घी लेते हैं, हम चीनी लेते हैं, हम पेट्रोल लेते हैं, तो उसमें ओरिजिनल कीमत से ज़्यादा चार्ज किया जा रहा होता है। ठीक है ना। अगर एक चीज़ की असल कीमत 10 रुपये है तो उसमें से टैक्स मिला के वो ज़्यादा बन जाती है, 12 बन जाती है, 14 बन जाती है। इन द सेम केस अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिसिटी का जब बिल आता है तो उसमें भी आपको यही सिचुएशन नज़र आएगी कि उसके यूनिट्स का बिल अलग होता है और उसमें से टैक्स जो होता है वो अलग से जो हो रहा होता है। तो बिल से आप अच्छे से देख सकते हैं कि वहाँ पर क्या सिचुएशन चल रही होती है। ठीक है। तो गुड्स के रिस्पेक्ट्स में मतलब चीज़ों, आपने कुछ चीज़ें ली या फिर आपने कोई भी चीज़ ली तो उस चीज़ में जो उसकी ओरिजिनल कीमत है उससे कुछ पैसे ज़्यादा लिए जाते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ों से आपको पैसा इकट्ठा किया जा रहा होता है उसको बोला जाता है इनडायरेक्ट टैक्स। अब हम बात कर लेते हैं इनकम टैक्स की। जिस तरह से हमने पहले भी बात की है कि इनकम टैक्स क्या है, एक ऐसी रकम है जो डायरेक्टली किसी भी शख्स से ली जाती है अगर उसकी अमाउंट या उसकी एनुअल इनकम ज़्यादा होती है। ठीक है। अब थोड़ी इनकम वाले से टैक्स नहीं लिया जाता, जिसकी इनकम एक ख़ास हद में होती है और उनकी हद भी यहाँ पर आपको नज़र आ रही होगी। यहाँ पर ये उसका गोशवारा है कि अगर किसी शख्स की एनुअल इनकम 6 लाख से ज़्यादा है, ठीक है, 6 लाख से ज़्यादा है, तो 6 लाख से 12 लाख की बात हो रही है। 6 लाख से 12 लाख तक अगर उसके पास उसकी इनकम है तो उसको अपनी इनकम में से 2.5% हुकूमत को पे करना होगा। ठीक है। अगर 6 लाख से 12 लाख तक उसकी इनकम है तो फिर उसको 2.5% हुकूमत को पे करना होगा। अब अगर उसकी 12 लाख से 24 लाख तक उसकी आमदनी है, उसकी इनकम है सालाना, तो फिर उसको 15,000 अलग से और 15,000 अलग से और 12.5% अलग से उस कीमत का पे करना होगा। मतलब 15,000 एक साइड पे और 12.5% जो है एक साइड पे, उन दोनों को आपको उसको पे करना होगा। 12.5% उसकी इनकम का और उस पर एक्स्ट्रा 15,000 और भी उसको पे करना होगा। इन द सेम केस अगर हम नेक्स्ट बढ़ते चले जाएं, लेकिन वो हमारे काम का नहीं है, आपको जो याद रखना है वो सिर्फ ये याद रखना है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन सिर्फ इसी फर्स्ट वाले से ही सॉल्व हो जाएंगे। बाकी वाला अगर आप रीड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन नहीं करना चाहते तो कोई मसला नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं प्रॉपर्टी टैक्स की। प्रॉपर्टी टैक्स क्या है? एक ऐसा टैक्स होता है जो किसी भी शख्स की प्रॉपर्टी पर लगता है, लेकिन यहाँ पर जो है, यहाँ पर कोई फिक्स अमाउंट नहीं है कि किसकी प्रॉपर्टी पे कितना टैक्स लगता है। यहाँ पर ये जो टैक्स होता है ये वेरी करता रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये वेरी करता है कि जगह जो है उसकी प्राइस के हिसाब से। ठीक है ना। जगह की वैल्यू क्या है, जगह कहाँ पे लोकेट है, बेसिकली उसकी लोकेशन एग्जैक्टली कहाँ है, तो लोकेशन के हिसाब से इसकी जो वेरिएशन है पाई जाती है। जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो फिक्स नहीं है। जिस तरह से हमारा पिछला टैक्स था, जो हमारे पास इनकम टैक्स था, इनकम टैक्स फिक्स था कि भाई 6 लाख से कम तक कोई टैक्स नहीं है, उससे आगे टैक्स है। ठीक है। प्रॉपर्टी में ऐसा कोई सीन नहीं है। प्रॉपर्टी में जो है वो आपके पास आपको टैक्स पे करना होता है, लेकिन वो टैक्स पे करना होता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कि वो इलाका कहाँ पे है और किस जगह पे वो चीज़ जो है, वो जो आपकी बिल्डिंग है या आपकी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो कहाँ पे है, उसकी लोकेशन के हिसाब से उसकी टैक्स चार्जेस होते हैं। नेक्स्ट आता है जनरल सेल टैक्स। इसके बारे में भी हम पहले बात कर चुके हैं कि अगर आपके पास कोई चीज़ें हैं, हम जो लेते हैं उन चीज़ों से ओरिजिनल कीमत से एक्स्ट्रा चार्ज किया जाता है, जिसको जनरल सेल टैक्स बोला जाता है, जिसको जीएसटी भी बोलते हैं। नॉर्मली हमारे पास जो जीएसटी है वो हमारे पास 0 से 25% चार्ज किया जाता है। मतलब एक आपके पास कोई भी चीज़ जो है वो 0 से 25% तक इसमें वेरिएशन पाई जाती हैं। ठीक है। लेकिन 0 से 25% तक जीएसटी जो है वो हमसे चार्ज किया जाता है गुड्स में। तो डेली लाइफ में यहाँ पर ये आपके पास फैक्ट्स हैं जो इसको आप देख सकते हैं कि डेली लाइफ में नॉर्मली हम 17% जीएसटी पे करते हैं डेली अपनी परचेजिंग में। 17%।
कि आप देख रहे हैं कि अगर आपने एक 100 रुपए की चीज़ खरीदी है तो उसमें से 17% या 17 रुपीज़ क्या होगा, वो टैक्स होगा। ठीक है, इस तरह से आप इस चीज़ को देख के चल सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं वीएटी टैक्स के बारे में। वीएटी टैक्स क्या होता है, वैल्यू एडेड टैक्स। अब वैल्यू एडेड टैक्स क्या होता है, अब देखें, कोई भी चीज़ जब फैक्ट्री में बनती है तो फैक्ट्री में बनने के बाद वो डायरेक्टली कहीं भी जो है कस्टमर के पास नहीं पहुंचती। ठीक है, वो फैक्ट्री में बनती है, फिर उसको वहाँ से ख़रीदा जाता है, उसके बाद सेल्समैन उसको लेके आते हैं, फिर वो मुख्तलिफ शॉप्स पे डालते हैं, या फिर ये तो कभी कभी तो बहुत बार चेंजिंग होती है कि एक जगह से शख्स लेते हैं, फिर वो आगे ले जाते हैं, आगे वाला आगे भेजता है, आगे वाला आगे भेजता है, तो इस तरह से जाके ये बहुत देर बाद कस्टमर्स तक जाके पहुंचती है। तो वहाँ से लेकर यहाँ तक, क्योंकि आप फैक्ट्री से लेकर एक कस्टमर तक पहुँचते वक्त बहुत सारे लोगों के पास ये चीज़ आती है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, उस पर खर्चा होता है। ठीक है ना, उस पर पैसे लगते हैं, उसकी ट्रांसपोर्टेशन पे, और वो सारा सिचुएशन बनती है। तो वो जो पैसे होते हैं वो आखिर कौन पे करता है, तो वो भी आवाम से ही, मतलब कस्टमर से ही लिए जाते हैं। उसको हम बोलते हैं वैल्यू एडेड टैक्स। मतलब उसकी उसकी ओरिजिनल कीमत थी, ओरिजिनल कीमत के बाद उस पर जो टैक्स लगता है, जो वहाँ पे मतलब जो शिफ्टिंग वगैरह में या फिर वहाँ पर उसकी जो सही से देखभाल करने में जो पैसे यहाँ पर खर्च होते हैं, तो उसको भी एक टैक्स का नाम दिया हुआ है, वैल्यू एडेड टैक्स। तो वो बेसिकली आपके पास एक ऐसी कैटेगरी में आ जाता है। यहाँ पर उसने कहा है कि अ टैक्स in which the price of an object is increased during production or distribution at each stage। तो वही बात कर रहा है कि यहाँ पर आपके पास कोई भी चीज़ जब बनती है तो उसकी असल कीमत के बाद, उसकी प्रोडक्शन के बाद जो है प्रोडक्शन होती है, या फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन होती है, उसको आगे पीछे भेजा जाता है, तो वहाँ पर जो खर्च होता है, उस खर्च को क्या है, वो खर्च कहाँ से निकाला जाता है, वो टैक्स की मद में निकाला जाता है। और वो टैक्स क्या है, डायरेक्टली जो है वो कस्टमर से लिया जाता है। ठीक है, अब नॉर्मली क्या होता है, जीएसटी और वीएटी सेम होते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर वो कह रहा है मोस्टली वी राइट इट एज वीएटी। इसको हम क्या लिखते हैं, वीएटी। इन पाकिस्तान जीएसटी एंड वीएटी आर नॉर्मली सेम। तो जीएसटी और वीएटी नॉर्मली क्या होते हैं, सेम होते हैं, क्योंकि हम इन क्वेश्चन को यूज़ भी करने वाले हैं। आगे हम देखेंगे कि ये जीएसटी और वीएटी जो हैं, ये एक ही लेके हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं अपने कमीशन के बारे में। तो ये कमीशन क्या होता है, कमीशन एक टैक्स नहीं है। ठीक है ना, जिस तरह से हुकूमत हमसे पैसे ले रही है तो वो टैक्स की मद में आते हैं, लेकिन ये कमीशन है, ये टैक्स की मद में नहीं आता। ये इस तरह से है कि कोई चीज़ कुछ बेचना चाहता है, तो वो कहता है कि भाई ये चीज़ जो है ना मेरी, ये तुम बिकवा दो तो मैं आपको तुम इतने पैसे दूंगा। ठीक है ना, लेट से ये मेरी चीज़ है 10,000 की, आप इसको सेल करवा दो तो 10,000 में से मैं आपको 1,000 रुपये दे दूँगा। तो ये जो पैसे सेल करने वाला सेलर जो है, वो उसको दे रहा है कि भाई ये मुझे सेल करवा दो तो मैं आपको इतने पैसे दे दूंगा। तो वो चीज जो जो पैसे उसको दे रहा है सेलर जो है, जो उसको सेल करवा के देगा, उसको जो दे रहा है उसको बोलते हैं कमीशन। और ये कमीशन दूसरी साइड पे भी लिया जाता है कि भाई एक शख्स ये कहता है कि यार मुझे ये चीज़ चाहिए, आप मुझे किसी से भी अरेंज करके दें, कैसे भी करके ले दें, तो मैं आपको कुछ पैसे दूंगा। तो वो उससे भी पैसे लेता है, तो वो भी उसका कमीशन होता है। तो कमीशन जो है, जो जो ये काम कर रहा होता है, वो कमीशन दोनों जो है दोनों पार्टनर से लेता है, सेल करने वाले से भी लेता है और परचेज करने वाले से भी लेता है। लेकिन ये आपके पास कंडीशन वेरी करती है कि किसको किस हिसाब से मैनेज करना है। लेकिन कमीशन क्या है, एक ऐसी रकम है जो बेसिकली थर्ड पार्टी अपनी सर्विस के बदले में चार्ज करता है, कि वो ये काम करवा तो देगा लेकिन उसके बदले में उसे भी पैसे चाहिए, तो वो जो एक्स्ट्रा पैसे लेगा वो काम कराने के, उसको हम बोलते हैं कमीशन। अब हम अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है जी फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि जवार हैज़ एनुअल इनकम इज़ 10 लाख रुपीज़। कि जवार की जो सालाना इनकम है वो है 10 लाख रुपए। फाइंड द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स। तो उस केस में उस पर कितना टैक्स जो है इनकम की मद में लगेगा। अब देखें, अगर आपको याद हो तो जब हमने पढ़ा था इनकम टैक्स को, तो इनकम टैक्स को हमने देखा था कि अगर 6 लाख तक की उसकी इनकम है तो फिर उसको उस पर कोई चार्ज नहीं करना है। 6 लाख तक उसको कोई पैसे नहीं देने हैं। लेकिन अगर आपके पास 6 लाख से ज़्यादा हैं
तो फिर उसको पे करना है। अब देखें 6 लाख तक तो फ्री है, तो बाकी बचे 4 लाख। 4 लाख का वो 2.5% देगा, ठीक है ना, तो तब जाके उसका टैक्स बनेगा। अब देखें यहाँ पर लिखा है मैंने टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम मतलब जिस वो इनकम जिस पे टैक्स लगना है, ठीक है ना, क्योंकि 6 लाख पे तो कोई टैक्स नहीं है ना, 6 लाख से ज़्यादा पे टैक्स है। तो एनुअल इनकम उसकी है 10 लाख, उसमें से हम 6 लाख हटा देंगे, क्योंकि इस क्या है, ये इस 6 लाख पे कोई टैक्स नहीं है, 6 लाख पे कोई टैक्स नहीं है, 6 लाख से आगे पे टैक्स है। तो 10 लाख में से 6 लाख हम माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4 लाख मिलेगा, ठीक है। 4 लाख हमें 4 लाख जो है जिसको जो 4 लाख पे उसे टैक्स पे करना है, 6 लाख पे उसे टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने देखा है कि 6 लाख तक उसे टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है, वो टैक्स फ्री है। अब अब उसका टैक्स हम निकाल लेते हैं। तो टैक्स था 2.5%, तो 4 लाख का हम 2.5% टैक्स निकालेंगे, तो 2.5% मल्टीप्लाइड बाय इनकम जो है आपके पास टैक्सेबल इनकम, जो टैक्स पे करने के लिए इनकम है वो है 4 लाख। तो हम इसका करेंगे 2.5%। तो 2.5% को अगर हम ख़त्म करें, यहाँ पर परसेंट को हम ख़त्म करते हैं तो कैसे आता है, 2.5 हो परसेंट को ख़त्म करते हैं तो हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या आता है, 100 आता है। और एक और पॉइंट ये खड़ा है, तो अगर हम इस पॉइंट को भी ख़त्म करें तो हमारे पास आता है 25/1000, ठीक है। पॉइंट को भी ख़त्म करें और इस परसेंट को भी ख़त्म करें तो हमारे पास नीचे 1000 आता है, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने इसको 2.5% को पॉइंट भी ख़त्म कर दिया, परसेंटेज भी ख़त्म कर दी, तो इसको मैंने 1000 नीचे लिख लिया। अब 1000 की क्या है, 1000 को इसको डिवाइड करेंगे या सिंपल अल्फाज में बात करें तो 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा 400। 3 जीरो कट गए, क्योंकि 1000 को जब हम इस पर डिवाइड करेंगे यहाँ पर 4 लाख पे, तो आपके पास 400 आ जाएगा, ठीक है। या सिंपल अल्फाज में बात करें तो ये 3 जीरो से कट जाती हैं, लेकिन ऐसा कोई लॉजिकली बात नहीं है, और डिवाइड करने से ऐसा होता है, कटती नहीं है, ठीक है। सो 24, ये 2 जीरो मल्टीप्लाई करने से साथ में आ जाएंगी, तो 25 को 4 से मल्टीपल होता है 100, ठीक है। तो 5 4 कितना होता है 20, एंड 4 2 ज़ार 8, तो 10 हो जाएगा। तो आपके पास कितना आ जाएगा, 10,000 रुपये। तो 10,000 रुपये उसको इनकम जो है वो पे करनी है, 10,000 रुपये जो उसका टैक्स बनता है, जो उसे पे करना है। अब देख लें कि 10 लाख पे उसको 10,000 जो है वो टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर उसकी एनुअल इनकम 10 लाख रुपए है तो फिर 10,000 उसको हुकूमत को पे करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं जी अपने क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 है कि इफ़ द इनकम टैक्स पे बाय अली इज़ 10,000 रुपीज़, देन फाइंड द टोटल एनुअल इनकम ऑफ अली। ये अभी क्वेश्चन जो किया है उसी का रिवर्स है। वो कह रहा है कि भाई अली जो है वो 10,000 रुपये पे कर देता है टैक्स के, तो आप बताओ कि उसकी सालाना इनकम कितनी होगी, पिछले की कितनी थी 10 लाख रुपए, तो इसकी भी 10 लाख ही बनी है, क्योंकि इसने भी तो उतना ही टैक्स पे किया है जितना उसने पे किया है, तो सेम बात है। अब देखें उसने टैक्स पे किया, इनकम टैक्स उसकी है 10,000 रुपये, ठीक है। इनकम टैक्स का फार्मूला क्या है, इनकम टैक्स विच इज इक्वल टू 2.5% मल्टीप्लाइड बाय टैक्सेबल इनकम। अब टैक्सेबल इनकम तो हमारे पास नहीं है, इनकम टैक्स हमारे पास है, मतलब जो टैक्स उसने पे किया है वो तो हमारे पास है, और टैक्सेबल इनकम हम निकाल लेंगे कैसे, ये देखिए 2.5 इधर जाके क्या हो जाएगा, इस पर डिवाइड, तो टैक्सेबल इनकम विच इज इक्वल टू इनकम टैक्स डिवाइडेड बाय 2.5, क्योंकि ये फार्मूला है, इस फार्मूले में ये वैल्यू हमारे पास है, ये भी है, ये नहीं है, तो ये इधर जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो टैक्सेबल इनकम जो इनकम टैक्स है वो 10,000 रुपये है, जो उसने टैक्स पे किया है वो 10,000 रुपये है, और 2.5% का पॉइंट और परसेंटेज दोनों ख़त्म करेंगे, तो अब हम ये चूँकि नीचे है, ये डिनोमिनेटर में है, तो ऊपर हमारे पास 1000 मल्टीप्लाई होगा, जिस तरह से हमने वहाँ नीचे किया था, क्योंकि ये 2.5 ऊपर था, अब ये 2.5 नीचे है, तो हम 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे डिवाइड किया, 25 को डायरेक्ट कर लिया, 25 1 जार एंड 25 4, 100 होता है, तो ये क्या आ जाएगा 40, ठीक है। 25 का डबल कितना था 50, 75 एंड आप करेंगे 4 के साथ, तो आपको क्या मिलेगा 40, यहाँ पर आपका 100 बन जाएगा, सो 40 आ जाएगा। अगर आप थोड़ा बहुत कटिंग करना चाहते हैं तो तब भी कर सकते हैं, ये सिंपल। यहाँ पर देखें 100 हमारे पास हो
अगर हम 25 से डिवाइड करें तो आपके पास कितना आता है, 4 आता है, और ये साथ में जो ज़ीरो है वो हमें वैसे ही लिख ली, ठीक है ना, एक ज़ीरो यहाँ थी तो एक ज़ीरो यहाँ भी आ जाएगा, ठीक है। अब 40 मल्टीप्लाइड बाय आपके पास, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास ये सॉरी 10,000 है, ठीक है ना, ये 10,000 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 40 से, ये आपके पास 4 लाख रुपए आ जाएंगे, 4 लाख आ जाएंगे। अब 4 लाख उसने टैक्स पे किया है और 6 लाख की उसे छूट है कि उसे टैक्स पे नहीं करना, तो उन दोनों को मिलाएंगे क्योंकि 6 लाख पे उसने कोई टैक्स नहीं दिया था, ठीक है, 6 लाख पे उसने कोई टैक्स नहीं दिया था, और जो है 4 लाख उसने टैक्स दिया, तो दोनों को मिला के बात करेंगे तो 10 लाख रुपए उसकी एनुअल इनकम बन जाएगी। जिस तरह से मैंने कहा कि क्वेश्चन नंबर 1 का रिवर्स प्रोसेस हमें करना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है कि असरा ओन्स अ प्लॉट वर्थ, यहाँ पर 4 लाख, ठीक है, 4 लाख। आपके पास जो असरा है एक प्लॉट उसके पास है जिसकी जो वर्थ है, जिसकी कीमत है 4 लाख रुपीज़, ठीक है। फाइंड द अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स एट द रेट ऑफ 3%। अब उसकी प्रॉपर्टी पे टैक्स कितना लगेगा, अगर टैक्स का प्रॉपर्टी टैक्स का रेट 3% है। जब हम प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में पढ़ रहे थे तो मैंने आपको कहा था कि प्रॉपर्टी टैक्स में कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती, वो आपको बताएंगे कि इतना टैक्स लेना है। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, 3% यहाँ पर 4 लाख का निकाल लें तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वही आपके पास बेसिकली टैक्स होगा। तो आपको क्या करना है, प्रॉपर्टी उसकी प्रॉपर्टी वैल्यू जो है 4 लाख है, ठीक है, और 3% उसे टैक्स देना है। तो 3% परसेंटेज ख़त्म करने के लिए हम 100 लगाते हैं, तो 3/100 मल्टीप्लाइड बाय 4 लाख। सो यहाँ पर हम वही करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 ज़ीरोस कट जाएंगी, बाकी कितने रह जाएंगी, 3 ज़ीरोस रह जाएंगे, ठीक है। तो 3 ज़ीरो जब मल्टीप्लाई होंगे तो 4 3 12, सो 12,000 रुपीज़, ठीक है। तो उसकी 4 लाख की आपके पास जो फ़र्क है प्लॉट की, उस पर उसको 12,000 रुपये का टैक्स जो है प्रॉपर्टी टैक्स पे करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है कि फ़हीम ऑन अ प्लॉट, कि फ़हीम के पास एक प्लॉट है जिसकी जो मलकियत है उसके पास, तो एंड ए हाउस, और एक घर भी है उसके पास। अब जो उसका प्लॉट है वो कितना है, वो 4 लाख रुपए का है, ठीक है, सॉरी 4 लाख का नहीं है बल्कि 40 लाख का है, ठीक है, 40 लाख का है। एंड यहाँ पर आपके पास उसका जो घर है वो 70 लाख का है, ठीक है। पहले उसके पास प्लाट था तो पहली कीमत प्लाट की होगी, दूसरे बार उसका घर था तो उधर क्या है, घर की कीमत। तो प्लाट की कीमत है 40 लाख रुपए और घर की कीमत है 70 लाख रुपए, ठीक है। फाइंड द अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स एट द रेट ऑफ 4%। तो इस बार आपको 4% के दोनों का क्या है, दोनों का आपको टैक्स प्रॉपर्टी टैक्स फाइंड करना है। तो टोटल प्रॉपर्टी की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर हम पिछले क्वेश्चन की तरह क्वेश्चन 3 की तरह इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसकी जो प्रॉपर्टी वैल्यू टोटल बनती है 40 लाख वो, 70 लाख वो, तो आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपके पास 1,10,00,000 आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4% के साथ, तो 4/100, तो इस केस में हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर सॉरी 10 नहीं बल्कि 11, ठीक है। अब आपके पास इसको हम डिवाइड करेंगे तो इसकी 2 ज़ीरोस कट जाएंगी, बाकी बचेंगे 11 0 0 0 एंड 0, ठीक है। तो जब हम 11 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 4 ज़ार 44 और 4 ज़ीरो साथ में आ जाएंगी, तो 44 और ये 4 ज़ीरो आपके पास आ गए। तो आपके पास यहाँ पर जो आएगा 4,40,000 रुपये जो है उसका टैक्स बनेगा, 4,40,00,000 रुपये, सॉरी यहाँ पर 4,40,000 रुपये उसका क्या है, इस केस में हमारे पास टैक्स बने। अब हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि अमार जो है वांट्स टू बाय एन एयर कंडीशनर प्राइस 2 लाख रुपीज़, ठीक है, कि आपके पास जो अमार है वो एयर कंडीशनर को बाय करना चाहता है जिसकी 2 लाख रुपए कीमत है। इफ़ द रेट ऑफ GST इज़ 17%। GST क्या था, हमने पढ़ा था कि GST एक ऐसा टैक्स होता है जो बेसिकली गुड्स पे, चीज़ों पे हुकूमत लगाती है, ठीक है। तो 17% है। फाइंड हाउ मच मनी अमार हैज़ टू पे। तो क्या करते हैं, 2 लाख का हम 17% निकाल लेते हैं, तो जो पैसे बनेंगे वो हम देख लेंगे कि पैसे
उसको कितना चार्ज करना पड़ रहा है जीएसटी, और तो उसकी ओरिजिनल कीमत कितनी है, दोनों को मिलाएंगे तो टोटल कीमत जो उसे पे करनी है हमें पता चल जाएगा। अब देखिए प्राइस ऑफ एयर कंडीशनर कितनी है, 2 लाख है। अब 2 लाख का हम 17% निकाल लेते हैं, तो 17 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाय 2 लाख रुपीज़। ठीक है, सो ये आ जाएगा। अब वही कटिंग कर लेंगे, 2 ज़ीरोस कट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2000। 2000 का 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 34,000 रुपये। ठीक है, तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, 34,000 उसको जो है जीएसटी पेश करना है, जनरल सेल टैक्स पे करना है। अब टोटल अमाउंट उसको कितनी पे करनी होगी, क्योंकि 2 लाख रुपए उसकी कीमत है और 34,000 रुपये उस पर टैक्स है, दोनों को मिला के बात करें तो 2,34,000 रुपीज़ उसको पे करना होगा। अब हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि अमार वांट्स टू बाय एन एयर कंडीशनर priced at 2 lakh rupees. If the rate of GST is 17%, find how much money Amar has to pay. बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन है कि आपके पास जो अमार है वो एयर कंडीशनर को बाय करना चाहता है जिसकी कीमत 2 लाख रुपए है, उसका जीएसटी 17% है, तो उसको कितना पे करना होगा। तो पहले हम इसका 17% निकाल लेंगे, तो वो टैक्स होगा, टैक्स ऐड कर देंगे इसमें, तो उसको टोटल कीमत जितनी पे करनी है वो हमें मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, प्राइस ऑफ एयर कंडीशनर। तो 17% जो है हमारे पास उसकी हम वैल्यू निकाल लेंगे, तो 17/100 मल्टीप्लाइड बाय 2 लाख रुपीज़। कैंसलेशन करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ये इसके पास टोटल 5 ज़ीरो हैं, 2 कट जाएंगी, 3 हमारे पास रह जाएंगे। अब 17 का डबल कितना होता है, 34, सो 34,000 रुपीज़। ठीक है, 34,000 रुपीज़ उसको टैक्स पे करना है जीएसटी की मद में। अब उसकी ओरिजिनल कीमत कितनी है, वो है 2 लाख। अब उसमें से आप ऐड करोगे जीएसटी की कीमत, तो उसको पे करनी है 2,34,000। ठीक है, 2,34,000 रुपये उसको एयर कंडीशनर की प्राइस पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 है कि द प्राइस ऑफ 1 चेयर इज 5,000 रुपीज़ की, एक चेयर की जो कीमत है वो 5,000 है। फाइंड द अमाउंट ऑफ जीएसटी ऑन 50 सच चेयर्स एट द रेट ऑफ 17%। तो इस केस में आपको 50 चेयर्स की जो कीमत है उसका जीएसटी फाइंड करना है, अगर एक चेयर की कीमत 5,000 रुपये हो तो सबसे पहले क्या करेंगे, 50 चेयर्स की प्राइस निकाल लेंगे। तो एक चेयर की प्राइस है 5,000 रुपये, तो 50 चेयर की प्राइस होगी प्राइस ऑफ 1 चेयर मल्टीप्लाइड बाय 50, क्योंकि 50 चेयर की हम वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं। तो 5 5 25, तो ये आपके पास 2 ज़ीरो ये हो जाएंगे और 1 ज़ीरो ये, तो आपके पास 4 ज़ीरो साथ में आ जाएंगे और 25, 2,50,000 रुपीज़ 50 चेयर की प्राइस बनेगी। अब इनका 17% निकाल लेते हैं, तो 17 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 2,50,000 कट जाएंगी हमारे पास 2 ज़ीरोस, तो 2 ज़ीरोस रह जाएंगी, 2500 ये हो जाएगा। तो 25 का 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 425 और ज़ीरो साथ में आ जाएंगे, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 42,500 रुपीज़ उसको जीएसटी पे करना होगा 50 चेयर्स के लिए। अब हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 है कि वकार परचेज 10 पैकेट्स ऑफ बिस्किट्स फॉर 350 रुपीज़, कि वकार जो है वो 10 बिस्किट्स के पैकेट्स जो है वो 350 रुपये में ख़रीदता है। ही पेड VAT ऑफ 42 ऑन 10 पैकेट्स, तो वो 10 पैकेट्स पे जो टैक्स पे करता है VAT वो टैक्स पे करता है 42 रुपीज़। आपको क्या करना है, फाइंड द रेट ऑफ जीएसटी ऑन दीज पैकेट्स। तो हम ये जानते हैं कि जीएसटी और वीएटी जो होता है वो पाकिस्तान में इक्वल होता है, तो इसका मतलब आपको जीएसटी या फिर वीएटी का रेट ही फाइंड करना है। अब देखें जो टैक्स पे किया उसने वो कितना 42 रुपीज़ किया, टोटल प्राइस कितनी थी 350 रुपये थी। तो अगर हमने इसकी परसेंटेज निकालनी हो तो क्या करते हैं, VAT डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाइड बाय 100, तो 42 डिवाइड बाय 350 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो जब हम 42 पे 350 डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे हमें रिज़ल्ट क्या मिलेगा, हमें रिज़ल्ट मिलेगा 12%।
तो वीएटी भी 12% और जीएसटी भी 12%, क्योंकि वीएटी और जीएसटी इक्वल होते हैं। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 है कि नवीद परचेज अ शॉप वर्थ 65 लाख रुपीस। कि जो नवीद है वो एक शॉप को बाय करता है, परचेज करता है, जिसकी जो प्राइस है वो कितनी है, 65 लाख रुपीज़ है। ही पेड प्रॉपर्टी टैक्स वर्थ आपके पास 5,20,000 रुपीज़, 5,20,000 रुपये वो उस पर टैक्स पे करता है। तो क्या करना है, व्हाट वाज द रेट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स। तो सेम सिचुएशन जो हमने पीछे किया है, आपके पास प्रॉपर्टी की टोटल वैल्यू है, उस पर जो टैक्स पे किया, जो वहाँ वीएटी की फॉर्म में टैक्स था, यहाँ प्रॉपर्टी की फॉर्म में टैक्स है, लेकिन टैक्स तो सेम ही है। अब रेट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स कैसे निकलेगा, प्रॉपर्टी टैक्स जो उसने पे किया, टोटल प्रॉपर्टी की वर्थ कितनी है और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आप देख लें इसकी कटिंग होती है, यहाँ पर इसके पास कितने ज़ीरोज़ हैं, 2 और 2, यहाँ पर 5 हैं टोटल। इसके पास कितने हैं, 4 हैं। ठीक है, एक यहाँ से कट जाएगा। ठीक है, तो 10 रह जाएगा 52। 52 टाइम्स 10 डिवाइडेड बाय 65। जब हम 52 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 520 डिवाइडेड बाय 65। तो 65 पे जो 520 पे 65 डिवाइड करेंगे तो 8 रिज़ल्ट आएगा। तो इस केस में हमारा क्या रिज़ल्ट आता है, 8%। ठीक है, इसको आप डिवाइड करके खुद ही देख लीजिएगा कि इसका रिज़ल्ट आता यही है या फिर नहीं। अब हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 है कि अली सोल्ड अ प्लॉट जिसकी कीमत है 50 लाख रुपीज़। 50 लाख रुपए जो है, एक अली जो है वो प्लॉट को सेल करता है जिसकी कीमत ये है, बाय एन एजेंट, एजेंट के थ्रू, क्योंकि अब एजेंट के थ्रू आ रहा है तो कमीशन आएगा। ठीक है, हु रिसीव 2.5% कमीशन। ठीक है, वो इन पैसों पे 2.5% कमीशन लेता है। तो फाइंड द अमाउंट ऑफ कमीशन। तो 2.5% हम इसका निकाल लेंगे तो उसका कमीशन होगा। तो देखें, जो प्लॉट सेल किया है उसकी प्राइस है 50 लाख रुपीज़। ठीक है, उसका जो कमीशन मार्जिन है वो है 2.5%। तो कमीशन एजेंट का कितना बनेगा, कमीशन रेट और प्लाट की कीमत। तो कमीशन रेट चूँकि था 2.5%, तो हम जानते हैं कि 2.5 को जब भी हम ख़त्म करते हैं पॉइंट को और परसेंटेज को तो हम यहाँ ज़ीरो लिखते हैं, 3 ज़ीरोज़। तो 1000 से डिवाइड करते हैं तो 3 ज़ीरोज़ ये कट जाएंगे, हमारे पास 5000 बच जाएगा। तो 5000 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 525,125 और 3 ज़ीरो साथ में आ जाएंगे। तो 1,25,000 रुपीज़ उसको कमीशन मिलेगा जो ये डील करवा रहा है। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 है कि सलमान सोल्ड 50 आर्टिकल्स ऑफ ए कंपनी। सलमान क्या करता है, 50 आर्टिकल एक कंपनी को सेल करता है। ठीक है, इफ़ ईच आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 2500 रुपीज़, 2500 रुपये में एक आर्टिकल बिकता है। फाइंड द अमाउंट ऑफ कमीशन अर्न बाय सलमान एट 2%। अब देखें, पहले हम क्या करेंगे, पहले हम टोटल सेल निकालेंगे। 50 आर्टिकल उसने बेचे, 2500 रुपये एक की कीमत है, तो टोटल हम कीमत निकालेंगे, फिर हम उसका 2% निकालेंगे। तो सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल जो कि 2500 रुपये है, तो टोटल सेल ऑफ 50 आर्टिकल, सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल मल्टीप्लाइड बाय 50। तो 25 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125,000 आ जाएगा। ठीक है, 1,25,000। जिस तरह से ये तो पीछे भी हमने मल्टीप्लाई किया। अब 2% उसका कमीशन है, तो 2% को 125 से 125,000 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ओके, हमने कर दिया। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरोज़ कट जाएंगे, यहाँ पर ये इसकी 2 ज़ीरोज़ तो कट ही जाएंगे, 125 ज़ीरो आ जाएगा और ये हमारे पास सारा कट जाएगा। तो 125 ज़ीरो साथ में आ जाएगा और 125 का डबल क्या होता है, 250। ठीक है, सो 2500 रुपये जो है उसने क्या किए, अर्न किए, वो आर्टिकल सारे बेच के उसका जो कमीशन बनता है वो है 2500 रुपीज़। अब हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। इसमें कह रहे हैं कि एक कार सर्विस एजेंसी है जो राइड्स प्रोवाइड करवाती है और एक राइड का वो 20% चार्ज कर लेती है ड्राइवर से। इसको इस तरह से समझ सकते हो कि हमारे पास जिस तरह से उबर है, करीम है, वो क्या करते हैं, वो ऑर्डर लेते हैं और वो ऑर्डर के रिस्पेक्ट से
क्या करते हैं, वो वहाँ पर गाड़ी वालों को भेज देते हैं और कहते हैं कि भाई जाओ इस सवारी को यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचा के आओ। तो बदले में जो कार ड्राइवर उनसे पैसे लेता है, उन पैसों में से कुछ हिस्सा वो अपने पास रखते हैं, उसको बोलते हैं कमीशन। जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, तो 20% वो एक राइड का ले लेते हैं। एक राइड का 20% वो कार एजेंसी, जो ऑनलाइन कार एजेंसी है, वो ड्राइवर से ले लेती है। ठीक है। अब क्या है कि अगर कार ड्राइवर जो है वो एक दिन में 5,000 ही कमाता है, ठीक है, एक कार ड्राइवर ने जितनी भी क्या है, उसने जो है पिक एंड ड्रॉप की है, जितनी भी उसने यहाँ पर जो है उसको रिसीव हुआ है पैसे, वो 5,000 रुपये हैं। अब आपको बताना है कैलकुलेट हाउ मच कमीशन डिड ही पे टू कार सर्विस, कि उसने उस 5,000 में से कितने पैसे कार सर्विस वालों को देने हैं जो ऑनलाइन उसको काम दे रहे हैं, या फिर जो उनको ऑनलाइन ग्राहक दे रहे हैं। अब देखें, टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय ड्राइवर, तो ड्राइवर को जो टोटल रकम मिली है वो है 5,000 रुपये। अब 5,000 का 20% का कमीशन है, तो 20% का कमीशन हम कैसे निकालेंगे, कमीशन रेट और टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय ड्राइवर। तो आपके पास जो ड्राइवर को टोटल रकम मिली है वो 5,000 है, उसका हम 20% निकाल लेंगे। तो 20% 20/100, तो यहाँ पर आप कटिंग कर सकते हो, तो इसकी 2 ज़ीरोस कट जाएंगी तो बच जाएगा 50। 50 का डबल कितना हो जाएगा 100, तो आपके पास 100 और ये यहाँ पर एक ज़ीरो और है, तो बेसिकली ये 1000 बन जाएगा। 2 ज़ीरोस और 5 2 10, तो 1,000 रुपये जो है वो तो सीधा पे करेगा उस एजेंसी को, और बाकी उसके पास 4,000 रुपये बचेगा। तो इस तरह से ये सिंपल सा क्वेश्चन था जो कि सॉल्व हो गया है, कि उसे 1,000 कंपनी को पे करना है जो उसे ऑनलाइन काम या फिर राइडिंग के लिए ऑर्डर दे रही है। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 है कि अ ट्रैवल एजेंसी गेट्स 5% कमीशन ऑन द सेल ऑफ टिकट्स, कि आपके पास एक ट्रैवल एजेंसी है जो टिकट्स की बिहाफ पे कमीशन लेती है, कि भाई जितनी टिकट्स होंगी, जितने पैसेंजर जाएंगे, उनकी टिकट्स के हिसाब से 5% कमीशन वो चार्ज करते हैं। ठीक है। इफ़ इट इज़ सोल्ड टिकट्स वर्थ इज़ 20 लाख रुपीज़, ठीक है, 20 लाख रुपए की अगर टिकट्स सेल होती हैं, तो फाइंड द अमाउंट ऑफ कमीशन। तो सीधी सी बात है, 5% हम जो है 20 लाख का निकाल लेंगे तो उनका कमीशन आ जाएगा। तो टोटल सेल ऑफ टिकट्स हुई है 20 लाख रुपीज़, कमीशन है 5%। तो कमीशन अमाउंट कैसे निकलेगी, कमीशन रेट और टोटल सेल, तो 5/100 मल्टीप्लाइड बाय 20 लाख रुपीज़। अब यहाँ पे अगर हम इसकी 2 ज़ीरोस काट देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2000, यहाँ पर 4 ज़ीरोस। ठीक है। 5 2 10, तो ये 5 ज़ीरोस बन जाएंगी, 1 के साथ 5 ज़ीरो यहाँ पर ये हो जाएंगी, तो ये आपके पास 1 लाख रुपीज़, 1 लाख रुपया सीधा सीधा उनका क्या बन जाएगा, उनका कमीशन। 20 लाख में से 1 लाख रुपए का कमीशन उनका बन जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 पे इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, वो ये कह रहा है कि आपके पास एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस है जो कि क्या कर रही है, चीज़ों को सेल करती है, चीज़ों को सेल करने में मदद करती है सेलर्स को। तो जो सेलर वहाँ पे चीज़ें सेल करते हैं, वो 7% उस मार्केट प्लेस को, ऑनलाइन मार्केट प्लेस को अपना कमीशन देते हैं। इस तरह से है कि जिस तरह से हमारे पास दराज है, दराज पे मुख्तलिफ लोग क्या करते हैं, अपना स्टोर बनाते हैं और अपनी चीज़ें बेचते हैं, तो वो दराज वालों को कमीशन देते हैं। तो इन द सेम केस यहाँ भी कुछ ऐसा ही है कि ऑनलाइन मार्केट प्लेस है, जिस तरह से दराज हो गया, अमेज़ोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ईबे हो गया, इस तरह से ये आपके पास सारी क्या हैं, मार्केट प्लेस हैं, ऑनलाइन मार्केट प्लेस हैं। तो वहाँ पर लोग स्टोर बनाते हैं, अपनी चीज़ें सेल करते हैं, और फिर क्या करते हैं, वहाँ से जो कमीशन होता है वो अपना पैसे अपने लिए पास रख लेते हैं, और उसमें से कुछ कमीशन जो होता है वो उन वेबसाइट्स को देते हैं। तो इस तरह की कोई वेबसाइट है, कोई ऑनलाइन ऑनलाइन मार्केट प्लेस है जो 7% जो है चार्ज करती है सेलर से, जो चीज़ें वहाँ पे सेल कर रहे हैं। तो 7% उनका कमीशन है। फिर क्या कह रहा है, इफ़ अ सेल ऑफ 10 लाख रुपीज़, 10 लाख रुपीज़ मतलब अगर 10 लाख रुपए की सेल होती है, ठीक है, इज़ मेड बी ब्लेस्ड फ्राइडे सेल, तो फ्राइडे को जो सेल होती है वो क्या है, वो है 10 लाख रुपए। ठीक है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कमीशन अर्न बाय द ऑनलाइन मार्केट ऑनर, सो वो जो ऑनलाइन मार्केट प्लेस का जो ऑनर है, जिस तरह से उस वेबसाइट का जो ऑनर है, ऐसे समझ सकते हो, उसने कितने पैसे कमाए या उसको कितना कमीशन मिला उस फ्राइडे वाले दिन। अब देखें, सेल अमाउंट है 10 लाख रुपए, कमीशन है 70%। ठीक है।
तो यहाँ पर कमीशन अमाउंट कैसे आएगा, कमीशन रेट मल्टीप्लाइड बाय सेल अमाउंट। तो कमीशन रेट 7/100 मल्टीप्लाइड बाय 10 लाख रुपीज़। तो हम 2 ज़ीरोस काट देंगे, बाकी क्या बचेगा यहाँ पर, अगर हम इसके साथ 2 काट देंगे तो बाकी रह जाएंगी 4। तो 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो 7 1 7, तो ये आपके पास 70,000 रुपीज़। आपके पास 10 लाख में से 70,000 रुपये जो है वो क्या होगा, वो कंपनी वाला जो जो है बेसिकली ऑनलाइन मार्केट प्लेस वाला, या ऐसे समझ सकते हो कि दराज वाला जो भी है, जो वो कमा लेगा कमीशन की मद में। अब हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 की। तो क्वेश्चन नंबर 15 है कि एक कंसल्टेंट चार्ज 10% ऑफ वीज़ा फ़ी फॉर इट्स कंसल्टेंसी। क्या है कि एक कंसल्टेंट्स है, जो कंसल्टेंट्स उनको कहते हैं जो मशवरे देते हैं कि आपको भाई कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, जो वीज़ा के लिए मशवरे देते हैं कि भाई आपको सही प्रोसीजर क्या है, कि ये काम करो, ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, इस तरह से इनको वेरीफाई करो, इस तरह से ये करो, इस तरह से वो करो। तो जो बेसिकली वीज़ा अप्लाई करने में मदद करते हैं या फिर वो सारी जो सिचुएशंस को हैंडल करते हैं या समझाते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है, उनको बोलता जाता है कंसल्टेंट। ठीक है, तो वो जो है वो 10% जो है वो एक वीज़ा के चार्ज करता है। ठीक है ना, तो वीज़ा की जो प्राइस है उसमें से 10% मुझे चाहिए। अब इफ़ द वीज़ा फ़ी इज़ क्या है, यहाँ पर फिर 10 lakhs है, 10 लाख रुपए अगर वीज़ा की कीमत है तो आपको उसका कमीशन फाइंड करना है। तो 10 लाख का 10% आपको निकालना। ठीक है, तो वो 1 लाख सीधा सीधा आ जाएगा। अब देखते हैं कैसे। फार्मूला हमारे पास है, वीज़ा फीस जो है वो 10 लाख है, कमीशन उसका 10% है। कमीशन अमाउंट कैसे निकलती है, कमीशन रेट मल्टीप्लाइड बाय वीज़ा फीस। तो वीज़ा फीस आपके पास 10/100 मल्टीप्लाइड बाय दिस। तो यहाँ पर देखें, एक 10 को हम यहाँ से कट कर देते हैं, बाकी रह गया 10, और एक ज़ीरो हम यहाँ से कम कर देते हैं। ठीक है, जब हम कम करेंगे तो इसके पास ज़ीरोस कितनी बचेंगे, 2 और 3 5। तो ये आपके पास 5 ज़ीरो तो कितना बन जाएगा, 1 लाख रुपया सीधा सीधा बन जाएगा। ठीक है, अगर 10 लाख रुपए वीज़ा है तो 1 लाख 10% के हिसाब से उस कंसल्टेंट का बनता है। तो इस तरह से हमारी ये जो एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज एंड हो जाती है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लास वालों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।